नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और एक बार फिर से मैं आपके समक्ष आपका एक प्रोग्राम जो रेगुलर चला करता था, विभिन्न कारणों से कुछ समय तक आपके सामने नहीं आया, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दूसरे भी मिले थे क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। और जैसा कि आपको मालूम है, दोपहर 1 बजे आप लोगों को रेगुलर सेशन एक मिल रहा है जिसमें आप लक्ष्य प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। तो इन सब वजहों की कारण जो है आपको ये प्रोग्राम्स को, ये जो स्कीम वाला प्रोग्राम है, कुछ समय तक नहीं मिला था, लेकिन अभी ये आपके सामने फिर से है और उसी तरीके से हम इसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं आपके समक्ष। और आज हम जिस योजना के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्मारक मित्र योजना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्मारक मित्र योजना। तो आप इस थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर, किस योजना पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुप्रतीक्षित है आप लोगों के लिए प्रोग्राम स्टडी IQ की तरफ से जो चलता है। तो ज़रूर आप लोगों को ये आज का इवेंट फिर से पसंद आएगा, उसी तरह जैसे आप पहले पसंद करते रहे हैं। बहरहाल, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम जो है वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रीवियस जो भी स्कीम्स मैंने कवर करी हैं, आप उसकी डिटेल भी वहां पर देख सकते हैं। स्मारक मित्र योजना, यानी इसको आप कह सकते हैं मॉन्यूमेंट फ्रेंड स्कीम है, या फिर एक तरीके से मित्र स्कीम है। इसको इंग्लिश में भी मित्र बोला जा रहा है, अगर इंग्लिश में अगर इस स्कीम को बोलेंगे तो मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के नाम से जाना जा रहा है। तो इसी स्कीम के ऊपर हमारी लगातार चर्चा बनी रहेगी, लेकिन हमेशा की तरह हम जब इस स्कीम को पढ़ रहे होते हैं तो पिछली स्कीम से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम पहले डिस्कशन करते हैं, जो सेशन के अंत में दिया जाएगा। जैसे आज हम स्मारक मित्र योजना पढ़ेंगे तो स्मारक मित्र योजना के अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप उत्तर में हमें देंगे और उसके उत्तर आपको अगले सेशन में मिलेगा। तो पिछले सेशन में हमने आप लोगों को जो प्रश्न पूछा था वो केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना या केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना से संबंधित था। केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना के बारे में जिन लोगों को पढ़ना है वो पिछला सेशन जाकर के देख सकते हैं। उसी से संबंधित एक प्रश्न था कि केन बेतवा नदी लिंकिंग इंटरलिंकिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। पहला, यह देश की पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल सही लिखा है, यानी ऑप्शन ए तो सही है। फिर लिखा है परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बेतवा से अधिशेष जल को मध्य प्रदेश में केन नदी में स्थानांतरित करना है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य बेतवा नदी से नहीं, बेतवा नदी में मध्य प्रदेश की केन नदी से, तो मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसका जो अधिशेष जल है वो उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में मिलाए जाने की बात की गई है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है, केवल एक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने लोगों ने इसका ए आंसर दिया था उसमें वो सारे लोग सही हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 11 मार्च से लगातार आप लोगों के लिए बैच 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें तमाम सारे ये दिग्गज फैकल्टीज आपके समक्ष आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और आपको अपने विषय के अनुभव के साथ आपकी तैयारी जो है पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। 11 मार्च से बैच शुरू हो चुका है, जिसमें एडमिशन अभी ओपन है। एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है, यानी कि 20 मार्च है, ठीक है। तो अतिशीघ्र इस बैच में एडमिशन लेने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे करके अब ये जो डेट है वो क्रॉस होती चली जा रही है। आज 14 तारीख हो चुकी है। तो आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड है हमारा विरद लाइव। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको छूट मिलेगी 18,999 में। आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा छूट के साथ में। तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें सभी लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैच 2, ठीक। बैच 2 की इंफॉर्मेशन। ये बैच भी शाम को 6 बजे चल रहा है। इसमें पॉलिटी की शुरुआत की है ललिता दहिया मैम ने, और शानदार तरीके से ये बैच भी पहले बैच की भांति चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं स्मारक मित्र योजना, यानी कि मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। इसी को हिंदी या इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा जाता है। इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। हम शुरुआत करेंगे योजना के बारे में जानकारी से संबंधित तथ्यों के साथ। तो क्या चीजें हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक शब्द आया है स्मारक मित्र। स्मारक तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, और उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना, यानी उसकी देखरेख करना या उसका ख्याल रखना, या एक जैसे आप अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं
उसके साथ अपना जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, उसे सुचारू रूप से सही पथ पर रखने का प्रयास करते हैं, वैसे यहाँ पर इसके साथ भी मित्रवत व्यवहार करा जा सके, ये बात यहाँ पर स्मारक मित्र को रिप्रेजेंट करती है। वास्तविक रूप में स्मारक मित्र योजना जो है ये भी चर्चा में पिछले महीने रहा था, जनवरी फरवरी के आसपास काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, लेकिन ये इसी साल केवल चर्चा में नहीं रहा। इससे संबंधित एक और टर्म है जिसको हम देख सकते हैं, एडॉप्ट अ हेरिटेज। एडॉप्ट अ हेरिटेज, किसी एक हेरिटेज को, किसी एक हेरिटेज का मतलब हो गया ऐसे स्थान जिनको हम संरक्षित करते हैं, जिनके साथ हमारी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, जिनके साथ हमारा इतिहास जुड़ा होता है, जिनका होना हमारे वजूद को प्रदर्शित करता है। वो तमाम सारी चीजें संरक्षण के अंतर्गत आती हैं, संरक्षित स्मारकों के अंतर्गत आती हैं, उन्हें हम हेरिटेजेस के नाम से जानते हैं। तो ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये हेरिटेजेस की रखरखाव मूल रूप से अगर देखा जाए तो एएसआई के नेतृत्व के अंतर्गत आता है, और ये जो एएसआई है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अभी वर्तमान में काम कर रहा है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो ये कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत आ गया। लेकिन हेरिटेजेस को संरक्षित रखना ये सिर्फ भारत सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, एक नागरिक के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी भी है। आप ये जो सेशन है आज का, इसको पेपर जीएस पेपर 2 में जोड़ सकते हैं, योजना या स्कीम के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर योजना या स्कीम्स के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जीएस पेपर 2 में। इसके अलावा आप इसे पर्यावरण से संबंधित चीजों में जोड़ करके देख सकते हैं, कला एवं संस्कृति की चीजों से जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजों के सेक्टर को कवर करता हुआ आज का ये सेशन है। तो आप देखिए, ये जो एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना है ये पहले चलाई गई थी, इसी का परिवर्तित रूप है या संशोधित रूप है। एडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना का संशोधित रूप है, संशोधित रूप, जिसको हम किस नाम से अब जान रहे हैं, इसे हम जान रहे हैं स्मारक मित्र योजना के नाम से। यानी इस योजना को आप पहले जो है एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के नाम से भी जानते थे। अब एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना जो है इसकी जो शुरुआत करी गई थी, यानी कि ये जो एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी ये वर्ष 2017 में उस समय करी गई थी जब हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस जब हम लोग मनाते थे। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ठीक है, तो 27 सितंबर वर्ष 2017 को एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना की शुरुआत करी गई थी, और ये जो योजना थी ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्मारकों को संरक्षित करने के लिए इसके प्रयास जो है पहले 2017 में भी किए गए, और 2017 में इसका जो जिम्मेदारी जिस मंत्रालय के पास में था वो मंत्रालय आपका पर्यटन मंत्रालय था। लेकिन एक जो मतलब इसमें बात क्या थी कि जो बड़े पूंजीपति हैं या फिर बड़े उद्योगपति हैं जो भी, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसी एनजीओ वगैरह जो हेरिटेज के रखरखाव की जिम्मेदारी लेकर के उसे अडॉप्ट कर सके। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी हूं, मैंने किसी संरक्षित स्मारक को अडॉप्ट करने की बात सोची और मैंने संबंधित मंत्रालय से संपर्क किया, एएसआई से संपर्क किया, और उसने हमारी जो योग्यता है उसको देखते हुए वो स्मारक हमें दे दिया। तो अब उस स्मारक को देने का मतलब ये हो गया कि मेरी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं जो भी योजना है, योजना के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत हमें उसकी रखरखाव या देखभाल करनी है और उसे उसके अस्तित्व को बचाए रखना है। तो ये एक नैतिक कर्तव्य भी है ना, इसके लिए भाई भारत सरकार ही करे। हालांकि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते, एक सक्षम नागरिक होने के नाते, एक बड़ी व्यवस्था होने के नाते, या बड़ी कंपनी होने के नाते, या एनजीओ होने के नाते, या कोई भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य हो सकता है कि हमारा भी ये कर्तव्य हो सकता है कि हम उसको संरक्षित करें। तो यही स्कीम जो है वो किस नाम से जानी गई? इसी स्कीम को हम लोग एडॉप्ट अ हेरिटेज, नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी हेरिटेज को गोद लेना। तो अगर कोई गोद लेने की क्षमता किसी के अंतर्गत है और कानूनी को जो इसके अंतर्गत कानून या नियम बनाए गए उस प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई योग्य पाया जाता है तो उसे एडॉप्ट करने दिया जाए। लेकिन उस समय ये स्कीम जो है वो पर्यटन मंत्रालय के अधीन चलाई गई और बहुत ज्यादा जो है एडॉप्शंस जो है वो देखने को नहीं मिले, यानी कि बहुत ज्यादा गोद लेने की स्थितियां नहीं देखने को मिले। हालांकि किए गए, बहुत सारे स्मारक गोद लिए गए, लेकिन जिस गति से, जिस उम्मीद के साथ इसको करा जाना था उस पर ये पर्यटन मंत्रालय जो है वो खरा नहीं उतरा।
बेसिकली इन हेरिटेजेस पे लोग पर्यटन करने आते हैं, लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं, टूरिज्म का प्रमोशन होता है, लेकिन वास्तविक रूप में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो उतना अच्छा तरीके से इसको काम नहीं कर पाया, तो इसे संस्कृति मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब ये वाली जो स्कीम है, स्मारक मित्र योजना जो है, ये ध्यान रखना है, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम जो थी वो पर्यटन मंत्रालय के अधीन चल रही थी। इसी का संशोधित या परिवर्तित रूप जो है, जिसे हम स्मारक मित्र योजना कह रहे हैं, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है। ये ध्यान रखना है, ये स्मारक मित्र योजना जो है, ये स्मारक मित्र योजना आपकी किसके अंतर्गत है? ये योजना आपकी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। और इसका पूर्ववर्ती रूप जो है वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, जब विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि यहां पर एडॉप्ट हेरिटेज की बात हो रही है और दूसरी बात हो रही है स्मारक मित्र योजना की, और मैंने आपको बताया कि एडॉप्ट हेरिटेज जो योजना है वो स्मारक मित्र योजना जो है उसे रिप्लेस कर रही है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, एडॉप्ट हेरिटेज के बारे में, फिर स्मारक मित्र योजना की तरफ बढ़ेंगे जिसके ऊपर हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो एडॉप्ट हेरिटेज योजना का एस्टैब्लिशमेंट या इसकी शुरुआत कब से हुई, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये जो योजना थी ये एक प्रकार से सहयोगी योजना थी, मतलब इस योजना में किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा था, कैसे कैसे ये आपस में कोऑपरेटिव कह सकते हैं कि स्कीम की तरह काम कर रही थी। इसमें एक तो जो भागीदार था, प्रमुख भागीदार जो था वो था भारतीय पर्यटन मंत्रालय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एडॉप्ट हेरिटेज योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत चल रही थी, तो ये पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आई। इसके अलावा जो हेरिटेजेस हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी या उससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके रखरखाव या देखभाल या संरक्षण या फिर उससे संबंधित जो कुछ भी मतलब संशोधन की अगर बात है तो वो सब जो है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो है उसके अधीन होता है। ये इसके अधीन काम करता है और इसके अधीन ये सारे जो है इस ASI के अधीन जो है तमाम सारे जो हेरिटेजेस हैं वो सब आते हैं, स्मारक स्थल वगैरह सब आते हैं ये। और क्योंकि कोई ना कोई जो भी साइट्स हैं, जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, ये किसी ना किसी स्टेट में होंगे या यूनियन टेरिटरी में होंगे, तो उस राज्य सरकार का भी इसमें योगदान होगा। तो यहां पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके सबके सहयोग से इस योजना को प्रमोट करना था, बढ़ावा देना था। और बढ़ावा देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो संबंधित स्थल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और बढ़ावा तभी मिलेगा जब उसमें वो चीजें, जिस चीज के लिए उसको संरक्षित किया गया है, जो उसकी प्रमुखता है, जो उस पर्टिकुलर स्मारक की विशेषता है, उसे संजोए रखा जाए। यदि अगर तो संजोए कौन रखेगा? या तो ये प्रमुख तौर पर, इनके माध्यम से ये और इनके माध्यम से ये, या फिर अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि बड़े जो पूंजीपति हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है उस स्मारक को संरक्षित रखने के लिए, पूंजी लगाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए, जो आउटसोर्सिंग है वो देने के लिए, या दूसरी तकनीकी जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो सब प्रदान करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए जो तैयार हो। तो अब उसमें वो भी लागू हो गया था। तो ये अब आपको बात समझ में आएगा। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो व्यक्ति जो इसे गोद ले रहा है, जो स्मारकों को क्या लेगा? स्मारकों को गोद लेगा, लेने में सक्षम हो, सक्षम भी हो और इंटरेस्टेड भी हो। तो ये भी इसमें अब एक चीज आप जोड़ सकते हैं, ये सारे लोगों के सहयोग से सहयोगी योजना चल रही थी, जिसे आप एडॉप्ट हेरिटेज योजना कहते हैं या एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के नाम से जानते हैं। अब वो जो स्कीम थी उसके माध्यम से कई सारे जो प्रमुख स्मारक हैं उनको, जो कि ASI के नेतृत्व के अंतर्गत आते थे, उनको संरक्षण के अंतर्गत लाए जाने की बात करी गई। उनमें से कुछ नाम यहां पर लिखे हैं, मतलब मोर देन 95 स्मारकों की बात हो रही है, और ये थोड़ा डेटा पुराना जरूर है, लेकिन कई सारे संरक्षण स्मारक जो थे वो इसमें शामिल थे। अब इसमें कुछ नाम दिखे हुए हैं, जैसे दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग जो कि दिल्ली में है, मैं इसकी तस्वीर अभी आपको दिखा देता हूं। अगवाड़ा किला ये गोवा में है, ठीक है। इसके अलावा बड़ा लाओ का गुंबद या बाड़ा लाओ का गुंबद, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, ये दिल्ली में है। रानी की वाव गुजरात, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्हें आप रहीम दास कहते हैं सिंपली, उनका मकबरा दिल्ली में। गंडीकोटा किला आंध्र प्रदेश का, लाल किला दिल्ली का, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, ठीक है। ये तमाम सारे इस तरीके के जो स्मारक थे वो इसमें शामिल हुए। इनकी तस्वीर एक बार देख लेते हैं, फिर वापस हम लोग आएंगे।
जरा देखिए यहाँ पर एक एक करके, ये आपने देखा वो लाइब्रेरी जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। ये गोवा का वो किला जिसके बारे में भी हमने बात करी, ये गुंबद है, बड़ा गुंबद, और ये रानी का वाव, ये जरूर आपने देखा होगा, 100 रुपए के नोट पर भी इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये मकबरा है रहीमदास का, और ये आपने आंध्र प्रदेश का गंडीकोटा किला जो है वो आपने देखा। इसके अलावा इन दोनों स्मारकों से तो आप परिचित होंगे ही होंगे। ये आपका दिल्ली का लाल किला है, और ये अजंता की केव्स हैं जिसमें रॉक कट टेम्पल्स जो है वो बने हुए हैं। तो इन सब स्मारकों को संरक्षित करने की बात यहाँ पर, ये सब स्मारक जो है वो ASI के अंतर्गत आते हैं, इसके संरक्षण, और इसको अडॉप्ट भी कई सारी कंपनीज ने मतलब करने की शुरुआत करी थी। तो संरक्षण चल रहा था इसका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर एक नाम लेते हैं, लाल किले की बात करते हैं, तो डालमिया की बात करें तो अगले 5 साल के लिए, उस समय 5 साल तक के लिए इन विरासत स्थलों के बुनियादी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देने की बात इनको करी गई थी। तो अब ये जो बुनियादी सुविधाएं थी, अब बुनियादी सुविधाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ऐप बेस्ड जो गाइडेड सुविधा है, ऐप बेस्ड गाइड जो है उसकी सुविधा प्रदान करना, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं स्मारकों के अंदर चलने के लिए उनको प्रदान करना, या फिर जो दूसरे प्रकार के मानचित्रण हैं कि इतने बड़े स्मारक में कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो सुविधा प्रदान करना। ऐसे तमाम सारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रदान करना, ये सब बनाना, स्ट्रक्चर करना, उसको गाइड्स वगैरह वहाँ पर रखना। तो ये आधुनिक सुविधाएं और उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी कुछ इस तरीके के प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दी गई, ठीक है। अब इन्हें ये कहा गया कि 6 माह के अंदर जो है लाल किले में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और इसके लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की बात करी गई थी। जैसे कि 1 साल के अंतर्गत अगर हम देखें, ये तो तस्वीर में आपको फिर से एक बार आगे ले चल रहा हूं तस्वीरों के, ठीक है। तो इनसे यही कहा गया कि कंपनी जो है साल भर में तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। अब इन तकरीबन 5 करोड़ रुपए में कुछ बेसिक चीजें हैं सुविधा की जो मैंने आपको अभी बताई थी, वो ये प्रदान करेंगी। जैसे कि रखरखाव करने के लिए ये पैसा खर्चा होगा, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए, पर्यटकों के लिए जो उन्नत और जो स्वच्छ शौचालय हैं उसकी सुविधा प्रदान होगी, पीने का पानी, रोशनी की व्यवस्था, क्लॉक रूम इत्यादि बनवाना जहां सामान वगैरह आप रख सकें, ये सब सुविधाएं देना, ठीक है। ये सब के लिए पैसे खर्चे करने की बात करी गई थी, और इसको मतलब अडॉप्ट करने के बाद ये सब वो बेसिक सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पाती थी, तो अडॉप्ट करने के बाद वो मिलेंगी। और इसीलिए कोई कंपनी को ये जो पर्यटन मंत्रालय था वो इन्हें अडॉप्ट करने देगा। अब क्योंकि वो उसके रखरखाव कर रहा है, क्योंकि वो सारी सुविधाएं दे रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी एक तरीके से लाल किले का संरक्षण करने लगी है, उसका मेंटेनेंस करने लगी है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपके मन में आ जाता है कि क्या कहीं लाल किला उस कंपनी का तो नहीं हो गया, कहीं उस कंपनी के द्वारा उसको बेच तो नहीं दिया गया। तो ये इस चीज के लिए यहां पर जो इसमें कानून या नियम बनाया गया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो एडॉप्ट हेरिटेज जो योजना है उसकी वेबसाइट में कुछ पॉइंट्स लिख करके दिए गए जिसको फॉलो करना किसी भी कंपनी के लिए जरूरी था। जिसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यदि अगर जो भी वेबसाइट पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर एडॉप्टेड कंपनी ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, यानी जिन तर्कों के माध्यम पर या जिन नियमों के माध्यम पर आपस में ये सिग्नेचर हुआ है, आपस में समझौता ज्ञापन हुआ है कि हाँ भाई हम ये पर्टिकुलर साइट अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और मंत्रालय और ये ऐसा ही कह रहा है कि हाँ ठीक है, तुम योग्य हो, तुम अडॉप्ट कर सकते हो, तो उसके कुछ अनुबंध हैं, उन अनुबंधों को यहां पर लिखा गया है और वो निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों का यदि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपका अनुबंध जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से समझ सकते हैं कि एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत किसी भी कंपनी ने अगर किसी स्मारक को एडॉप्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसके लिए निजी संपत्ति हो जाएगा वो। अब ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा नहीं बन पाएगा उसकी निजी संपत्ति तो कोई भी कंपनी क्यों इंटरेस्ट दिखाएगी, क्यों किसी कंपनी को इंटरेस्ट इसमें हो, क्यों अपना पैसा वो इसमें इन्वेस्ट करे, उसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करिएगा, अभी हम उस पॉइंट पे जरूर आएंगे। स्मारक, इसके अलावा दूसरा यहां पर एक पॉइंट है कि स्मारक की जो वैधानिक स्थिति है, क्यों मैंने आपको एडॉप्शन कर दिया है उसका कि आप ठीक है अडॉप्ट कर लिए हैं, उसको गोद ले लिए हैं, तो उसमें यह भी साफ साफ लिखा गया है कि यदि अगर किसी भी प्रकार से जो भी वैधानिक स्थिति है जिस समय उसे गोद लिया जा रहा है, उस समय उसकी जो भी वैधानिक स्थिति है स्मारक की, उस वैधानिक स्थिति में
जब तक कोई बदलाव नहीं होगा, या वो बदलाव ऐसा हो कि कंपनी जिसने गोद लिया है या फिर संगठन या संस्थान या संस्था जिसने गोद लिया है उसके हित में यह कहा जाए कि इसके रखरखाव के बदले आप पैसा ले लीजिए, जब तक इस तरीके की वैधानिक परिवर्तन नहीं होंगे तब तक आप उस स्मारक से सरकार की अनुमति के बिना जनता से किसी भी प्रकार के पैसे की वसूली नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने ये सुविधाएं दी और इसके लिए आपने क्या लगा दिया कि भाई ये सर्विसेज के चार्जेस लगेंगे और ये चार्जेस पे करे, ये लगाने का हक कंपनी को नहीं दिया जाएगा। सरकार ने रख रखा है तो सरकार के पास सरकारी खजाने में ये पैसा जा सकता है, वो भी वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एएसआई के माध्यम से, पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से ये चेंजेस जब हों तब। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये सारी चीजें करी हैं तो इसके बदले आप जनता से जो है इसका पैसा वसूल करेंगे। तो ये दोनों चीजें शो करती हैं कि गोद लेने का ये अर्थ नहीं होगा कि इसकी जो संपत्ति है वो आपके पास चली जाएगी। गोद लेने का यही अर्थ हुआ कि आप उसको क्या करेंगे, उसको विधिवत जो उसका भविष्य होना चाहिए उस स्मारक का, वो भविष्य आप उस स्मारक को देंगे। बस ये इसका मतलब हुआ, सिंपल सी बात ये, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम इस पर्टिकुलर योजना की महत्वता को समझते हैं जिसका नाम है स्मारक मित्र। स्मारक मित्र, क्योंकि अब हमने एडॉप्ट द हेरिटेज जो स्कीम था उसके बारे में समझ लिया, उसका जो वर्तमान स्वरूप है जिसे अब स्मारक मित्र योजना के नाम से जाना रहा है, अब उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं भाई। तो इसकी महत्वता क्या है, अगर वो सही तरीके से थी चीजें तो फिर इसको लाने की क्या जरूरत थी। तो इसमें जो है ये कहा गया कि जो भी निजी कंपनियां, जैसे जो एडॉप्शन कर रही थी वो भी निजी कंपनियां थी एक तरीके से कहीं ना कहीं, तो उसी तरीके से यहां पर भी कुछ निजी कंपनियां हैं। ये निजी कंपनियां जो इसके लिए योग्य हैं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, स्मारक मित्र योजना के अंतर्गत आ सकती हैं। तो स्मारक मित्र योजना के अंतर्गत 1000 साइट्स का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि इस समय अमृत काल या अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, और अमृत महोत्सव जो है ये लगातार चलता हुआ अब वर्ष 2023 में 15 अगस्त वर्ष 2023 ये इसकी अंतिम सीमा है, मतलब 15 अगस्त 2023 तक चलना था इसको। तो तमाम सारी गवर्नमेंट स्कीम अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव इसको आप कह सकते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ये इसके अंतर्गत ये जो चल रहा है, पूरा का पूरा कैंपेन जो चल रहा है, ये कैंपेन आपका चलना कब तक है, 15 अगस्त 2023 तक। तो यहां पर यही लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक जो स्मारक हैं, जिसमें तकरीबन 1000 स्मारकों को कंजर्व किया जा सके, उनका जो रखरखाव है, मेंटेनेंस जो है, जो एएसआई के अंतर्गत आता है उसके नेतृत्व में निजी कंपनियां कर सकें। ये योजना की प्लानिंग है, जिसमें शुरुआती तौर पर पहले 500 स्मारक जो है वो लिए जाए, फिर आगे जो है दूसरे स्मारकों की भी सूची बढ़ाई जाए। तो स्मारक मित्र योजना यही है जिसमें अब टारगेट किया गया। और स्मारक मित्र में खास बात यही मैंने बताया कि यह पर्यटन मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीज हमको यहां पर और ध्यान रखनी है। अब इसके लिए कि भाई कंपनीज जो है वो कैसे इंटरेस्ट करेंगी, कैसे इन्वेस्ट करेंगी, कैसे जुड़ेंगी हमारे साथ में आकर के, तो इसके लिए जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय जो है, उसने कहा कि हम जनवरी में जो है इसकी एक मीटिंग बुलाएंगे। तो जनवरी में इसकी एक मीटिंग बुलाई गई 31 जनवरी को, जिसमें तमाम सारे कॉरपोरेट संस्थान जो है वो इस मंत्रालय के साथ आकर के और एएसआई के साथ आकर के बैठक करेंगे, जो एक दूसरे के नियम शर्तों को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। फिर इस योजना का जो ब्लूप्रिंट है या प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा, और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग इन कंपनीज को ये उसी तरीके से एडॉप्शन जैसे पहले चल रहा था वैसे ही उस एडॉप्शन का नाम अब क्या दे दिया गया, संरक्षक स्मारक मित्र। तो वो स्मारक मित्र के रूप में उसके लिए काम करेंगे। सिंपल सी बात यहां पर है। तो गोद लेने वाला जो शब्द है वो अब स्मारक मित्र में कन्वर्ट हो चुका है, या मित्र में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें तमाम सारे किलों को और ऐड करने की बात करी गई, जैसे हम्पी, पुराना किला, अजंता एलोरा, मांडू, कांगड़ा किला, गोलकोंडा किला, तमाम सारे 500 स्थल जो हैं इनको रखने की बात करी गई है। साथ ही साथ अब इसमें जो लाइटिंग वाले कार्यक्रम हैं जो है वो चलेंगे, लाइटिंग के माध्यम से मानचित्रण होगा। इसमें तमाम सारे किलों में ये फैसिलिटीज पहले से भी चल रही है, जैसे जयपुर में कुछ आमेर का किला है, दिल्ली का लाल किला है, इसमें लाइट एंड शो वाला जो कार्यक्रम जो है वो अक्सर चलता रहता है। तो इससे पर्यटन को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, और स्वाभाविक सी बात है कि जो ऐतिहासिक जो महत्वता है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे।
तो ये चीज भी अब उसमें ऐड ऑन कर दी गई है। पहले ये सब चीजें कंफ्यूजिंग थी कि एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में कंफ्यूजिंग थी कि ये कौन करेगा, संरक्षण में ये चीजें अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी, इसको कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सब चीजें जो है इसमें क्लियर की गई कि ऐसा किया जाएगा। अब ये सारे जो काम है, जो संशोधित योजना है और जिसके पहले वाली योजना जो थी एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम जो थी, वो उसमें खास बात ये जो निजी कंपनियां हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात किया था तो बताया था कि निजी कंपनियां जो हैं इनको जो है इनके रखरखाव और इसके उत्थान के बारे में सोचना है और जो पैसा है वो लगाना है या जो भी सर्विसेज हैं वो लगानी है और उसके लिए फंडिंग वगैरह जो भी उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट के साथ मिलकर के करनी है। तो अब बात यह है कि भाई जब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में है, जब ये मंत्रालय की जिम्मेदारी में है, जब एक पर्टिकुलर एएसआई संस्थान की जिम्मेदारी, तो हम क्यों जाए, हमारा अपना खुद का कंपनी, हम क्यों उसमें इन्वेस्ट करें, या तो फिर वो किला या फिर वो पर्टिकुलर संरक्षण स्थल जो है वो हमें दे दिया जाए तो उस पर हमारी संपत्ति का कुछ अधिकार हो, जबकि ऐसा किया नहीं गया। तो फिर किस नाते हम उसका संरक्षण करें, क्यों हमारे लिए ये फ्रूटफुल होगी, या क्यों सरकार को लगता है कि कोई कंपनी आकर के इसे गोद लेगी या उसके मित्र बनेगी इन स्मारकों की, क्यों सरकार को ऐसा लगता है? उसका कारण ये है, उसका कारण यहां पर लिखा है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको आप बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR का मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मॉडल के अंतर्गत काम करेगा। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंतर्गत पहले भी काम कर रहा था, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ परेशानियां थी, सीमाएं तय नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि अडॉप्शन के बाद क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। पर्यटन मंत्रालय उतना ज्यादा तरीके से उस चीज को नहीं बता पाया था। संस्कृति मंत्रालय उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सेंसिटिव है और पहले से ही उस पर यहां पर देख सकते हैं कि उसने यहां पर बात करी है, इन संस्थानों के साथ बैठक करके उसका हल निकालने का प्रयास किया है और फरवरी में इसको लागू भी किया गया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये जो संशोधित योजना है इसमें एक CSR मॉडल तैयार किया जाएगा और ये CSR मॉडल के माध्यम से प्रत्येक जितनी भी ये हेरिटेजेस हैं उन हेरिटेजेस की अलग अलग वेबसाइट्स होंगी। उन वेबसाइट्स में, उन जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी वेबसाइट्स में उनसे संबंधित इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधा की जानकारी दी जाएगी और स्मारक की जानकारी दी जाएगी, संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड्स को दिखा जाए। बहुत सारे स्मारक स्थल हैं जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है, तो इसके मॉडल के हिसाब से जो भी वेबसाइट के माध्यम से जो एडवांसनेस लानी है, आधुनिकता जो लानी है वो लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा संरक्षित स्मारकों में जो चेंजेस हैं वो तो ला ही जाएंगे, लेकिन उसकी जानकारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होगी। लेकिन इन सब मामलों में एक पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है क्या। तो इसको जरा समझिए, 3 टर्म्स में लिखे हैं। एक तो लिखा है कारपोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब ये हो गया जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो संस्थान है वो इसमें आ जाएंगे। बड़ी बड़ी निजी कंपनियां उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स की होती हैं, आपको मालूम ही है। सामाजिक, आखिरकार ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, ये जो लाभ उठाती हैं, निजी लाभ उठाने वाली जो कंपनियां हैं, ये कहां से लाभ उठा रही हैं? इसी देश से, इसी स्थल से, इसी देश की भूमि से और इसी देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित होकर के। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो हेरिटेजेस हैं ये भी इसी राज्य में आते हैं। अब ये कंपनीज जो हैं तमाम तरीके के व्यावसायिक कार्यों में जुड़ी होती हैं, जिनके माध्यम से अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रमुख पहचान है। अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनना, बड़ी बड़ी भूमि का अधिग्रहण होना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना, इन सब का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आर्थिक प्रभाव ये पड़ रहा है इन कंपनीज का कि इनको फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे समाज के वर्ग को हो सकता है इससे नुकसान हो रहा हो। पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या हो रहा हो, खराब हो रहा हो, स्वाभाविक सी बात है, हो ही रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी तो यही है। तो अगर आपको भारतीय संसाधन जो हैं उनकी सुविधा से आर्थिक और जो अपने सामाजिक लाभ हैं वो अगर मिल रहे हैं, तो आपको वो आर्थिक और सामाजिक हित जो हैं इस समाज को लौटाने भी तो होंगे या लौटाने भी तो चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? उत्तरदायित्व है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व है। अगर आपने इकोसिस्टम को थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब किया, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपको इकोसिस्टम सही भी करना पड़ेगा, यह आपकी ही जिम्मेदारी है। गंदगी आपने अगर फैलाई है
तो आप ही को गंदगी साफ भी करनी पड़ेगी। ये अपने आप में एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, और जब ये नहीं पूरा होता तो उसके लिए कानून लाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये एक नेचुरल मॉडल है, ये मतलब कोई नई चीज नहीं है। तो आप ये सोचो कि आप बड़ी कंपनी बन जाओ, उसके बाद हम क्यों संरक्षण करें, ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अरे भाई, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है तो इतना पैसा भी तो आपके पास में, आप संरक्षित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? आखिर कौन करेगा? भारत को गौरवशाली कौन बनाएगा? अगर भारत आपको गौरवशाली बनने का मौका दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे भी गौरवशाली बनने का मौका मिलना चाहिए, यानी भारत और उसके संरक्षित स्मारकों को भी गौरवशाली बनने का मौका मिलना चाहिए, जो कि आपको आपका उत्तरदायित्व बनता है। तो ये इसी मॉडल पर कार्य करता है। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझाने का प्रयास किया कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। अब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उसके कुछ 4 प्रमुख प्रकार हैं, मतलब 4 तरीके से आप सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकते हैं अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं तो। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, पर्यावरण उत्तरदायित्व या पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं तो हार्म कर ही रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका नैतिक कर्तव्य बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण भी करे। अगर हम स्कूटर से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, मोटर कार से चल रहे हैं और हम प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम 4 पेड़ लगाएं। पेड़ काट करके सड़क बना रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि 10 पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, वो पेड़ बने। तो प्रकृति से जो लें वो प्रकृति को वापस करें, यही तो। अब ये बड़े लेवल पे करते हैं तो इनको बड़े लेवल पे ये सारे कार्य करने चाहिए। पर्यावरण उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक पॉइंट ये आता है। दूसरा, इनके कुछ नैतिक उत्तरदायित्व भी हैं। ऐसा नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब वही हो गया, समाज जो है उसको कुछ चीजें, उससे कुछ चीजें आपको मिली हैं तो समाज में वो चीजें आपको यहां पर वापस करनी चाहिए। परोपकारी उत्तरदायित्व हैं, तमाम सारे परोपकारी उत्तरदायित्व होते भी हैं। जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, तो टाटा कंपनी और उसके तमाम सारे जो मतलब लोग हैं या फिर उनके जो सीईओज रहे हैं, वो इतना अर्निंग करने के पश्चात बहुत सारी चीजें दान में दे देते हैं, रुपए पैसे के रूप में या फिर सुविधाओं के रूप में, चाहे वो स्कूल्स हों या फिर तमाम संरक्षित स्मारक हों या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों कोई, या फिर तमाम सारी गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज हों, उनमें बहुत सुविधा भी देने का प्रयास करते हैं। टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस तो चलो कंपल्सन है एक तरीके का, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो परोपकारी उत्तरदायित्व के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा आर्थिक उत्तरदायित्व है। वो तो आर्थिक उत्तरदायित्व का भी मतलब यही हो गया कि पैसा आपने, जैसे टैक्स पे करना क्या है आपका एक आर्थिक उत्तरदायित्व है। इसी तरीके से बहुत सारे अनुदान या दान दिए जाते हैं, ये भी आर्थिक उत्तरदायित्व है। तो ये सब उत्तरदायित्व, ये सब जो ये जो मैंने आपको कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो बताया, सीएसआर जो बताया, ये सीएसआर के ये बेसिक 4 मॉडल हैं जिसके आधार पर सीएसआर जो है वो काम करता है। और जो कंपनी एक्ट है उसमें इसके प्रावधान भी दिए गए हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष कर ले रहे हैं। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीएसआर जो है उसके अंतर्गत कौन सी कंपनियां आ सकती हैं। अगर हम उनकी बात करें तो ऐसी कंपनियां उसमें शामिल होंगी जिनका वार्षिक कारोबार जो है, या तो 3 कंडीशंस हैं जिनको हम सीएसआर के अंतर्गत ला सकते हैं। और उन 3 कंडीशंस में पहला ये हो सकता है कि किसी कंपनी का जिसका ईयरली जो कारोबार है वो 1000 करोड़ रुपए का हो या उससे अधिक का हो, तो उसे हम सीएसआर के अंतर्गत रखने के लिए ला सकते हैं। कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसे सीएसआर के प्रावधानों को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और वो जो है तमाम सारे जो संरक्षित स्मारक हैं उसकी देखभाल कर सकेंगे। ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, या फिर ऐसी कंपनी जिसकी जो कुल जो संपत्ति है वो 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, संपत्ति की बात करी जा रही है। या फिर तीसरा कि जिनका शुद्ध लाभ केवल 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है वार्षिक। तो ऐसी कंपनीज जो है वो सीएसआर के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब इन कंपनीज को मौका, मतलब जब यहां पर हम तमाम सारी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो ये यही कंपनीज होंगी जो आगे, जो आपने देखा कि जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो तमाम सारी निजी कंपनियों की बात करी जा रही है, वो निजी कंपनियां यहां से हो सकती हैं, इस तरह की हो सकती हैं। और जिस मॉडल को वो फॉलो करेंगे वो मॉडल यही है। तो ये कोई एहसान वाली बात नहीं है
ये एहसान वाली बात नहीं है, आपने समाज से लिया, आपको समाज को देना है। और भारत सरकार मंत्रालय के माध्यम से आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। तो ये कोई सोचे कि भाई हम क्यों अडॉप्ट करें, अपना समय, अपनी सर्विसेज, अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करें, तो वो यही बात है कि करना पड़ेगा या करना चाहिए आपको, क्योंकि इस समाज ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अब इस योजना के लिए वेबसाइट में 1000 साइटों का विवरण होगा, और इस 1000 साइटों के विवरण की पेशकश जो है ये मंत्रालय की तरफ से करी गई है, वो 1000 साइट्स हों इसमें। और इसमें वो जो साइट्स हैं उनमें किन किन चीज़ों का संरक्षण होगा, जैसे लाइट एंड साउंड शो तो मैंने आपको बताया ही, वो करा जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा किसी भी संरक्षित स्मारक के किस भाग को आप संरक्षित कर सकते हैं, किस भाग का रख रखाव करेंगे, बहुत सारी इसकी डिटेलिंग है। और उस डिटेलिंग में जैसे कि दरवाजे हैं अगर उस बिल्डिंग के, तो उस दरवाजे का सुधार हो, रख रखाव हो, रास्ते उसके लिए, या फिर जो गुंबद जैसे भाग हैं वो, या फिर जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको भी शामिल किया जाए। और बहुत सारी डिटेल इसमें लिखी गई है कि क्या क्या चीजें शामिल होंगी यदि अगर आप इसको गोद लेते हैं या आप इसके मित्र बनते हैं, तो स्मारक मित्र बनते हैं। तो जो कि जब गोद लेने वाली स्थिति थी तो उसमें क्लियर नहीं करी गई थी, और यही कारण था कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो नहीं चली। हालांकि फिर भी बहुत सारे स्मारक गोद लिए गए थे। दिल्ली का लाल किला उसमें बहुत ज्यादा था, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा बहुत समय तक। तो ये मेरे ख्याल से आपको पॉइंट जो है वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। लेकिन इस चर्चा में लगातार एक पर्यटन मंत्रालय की तो बात हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक संस्था की लगातार बात हो रही है, वो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं आप। तो अब थोड़ी सी चर्चा हम ASI के ऊपर कर लेते हैं कि ASI से संबंधित प्रमुख बात क्या है। पहली बात तो आपको यह समझना है कि ASI जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ASI किसके अधीन कार्य कर रहा है? ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख मंत्री इस समय कौन है, यानी कि संस्कृति मंत्री कौन है इस समय? कोई बता सकता है मुझे? कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए। तो ASI जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, और ये देश की सांस्कृतिक विरासत और पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक संगठन है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की तमाम सारी जो संरक्षित स्मारक हैं उनके संरक्षण की विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो संरक्षित स्मारकों के लिए जो भी जिस प्रकार का भी अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर एक्सकवेशन की बात करेगी, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के जानने की या उसके संरक्षण की बात होगी, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है, कितनी भी जो भी चीज पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकली सोर्सेज हैं या उस रूप में पहचाने जा सकते हैं, वो सब इसके अधीन जो है वो रखे जाएंगे। पुरातात्विक अनुसंधान का जो भी वर्क होगा वो भी इसके अंतर्गत आएगा। उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी इसी संगठन को दी गई है। तो ये ऐसा एक प्रकार का संगठन है, और एक काफी प्राचीन संगठन है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की भी बात कर लेंगे अभी। इसमें जो भी प्राचीन संस्मारक हैं, जो भी पुरातात्विक स्थल हैं, उन सब का संरक्षण करने की जिम्मेदारी होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए एक एक्ट बना होगा, और ये एक्ट ही है कौन सा? प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। ठीक है, तो ये जो है ASI इस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा सभी पुरातात्विक जो गतिविधियां हैं उनका विनियमन करने की जिम्मेदारी इस एक्ट के प्रभाव के माध्यम से ASI को दी गई है। यानी जितनी भी आर्कियोलॉजिकल जो गतिविधियां हैं उनमें किसी भी प्रकार के रेगुलेशन की जरूरत पड़े, विनियमन की बात हो, उसके लिए कानून बनाने की बात हो, संरक्षण करने के कोई भी टूल्स की बात हो, तो वो सारे टूल्स को लागू करने या उससे संबंधित कानून या अधिनियम बनाने या उसमें जो भी विनियमन है उसका करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है ASI को। और किसके माध्यम से दी गई है? उस एक्ट का नाम यहां पर लिखा है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। इसके अलावा इसमें विनियमन के साथ साथ, यानी पुरातत्वीय गतिविधियों के विनियमन के साथ साथ, उसे पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। इस एक्ट के अंतर्गत इस एक्ट को भी रेगुलेट करने की ASI के पास में शक्ति है, जिसमें जो एंटीक्स मटेरियल्स होते हैं उनकी बात करी जा रही है। पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति का मतलब वही हो गया, जो प्रीशियस
जो कलाकृतियां हैं या एंटिक्स मटेरियल्स जो हैं उन सब के लिए जो अधिनियम 1972 का है उसको भी रेगुलेट करने की शक्ति इसके पास है। ये है एएसआई। अब इस एएसआई को अगर हम देखें तो ये देश भर में इसके जो है तकरीबन 47 मंडल हैं, जो 47 मंडलों में विभाजित है अलग अलग प्रकार से। और इसके अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1861 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और उस समय इसके महानिदेशक जो थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। जरूर आपने ये नाम सुना होगा, जब आप लोगों ने इनका नाम अक्सर तब आपको सुनने को मिलता है जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके खुदाई के समय में इनका नाम यहां पर आता है। तो ये प्रथम महानिदेशक थे इनके, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में जो ये एएसआई स्टैब्लिश हुआ था उसकी बात हो रही है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये, ठीक है। तो ये हमने एएसआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन अभी एक और चीज है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, काबा, CABA, लेकिन यहां पर CABA अलग है। ये CABA है केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड। तो आइए जरा केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड जो है चर्चा में था वर्ष 2022 में, मई जून में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। और ये भी जो है एएसआई के अंतर्गत आता है ये बोर्ड जो है, जिसको आप भारतीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड बोलते हैं, काबा बोलते हैं। तो आइए इसकी भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या है जरा देखिए इसके बारे में। सबसे पहले ये काबा जो है इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये है केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड, जिसे आप बोलते हैं C फॉर सेंट्रल, A फॉर एडवाइजरी, B फॉर बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। इसी को हमने क्या बोला, काबा, ठीक है। तो केंद्रीय पुरातत्व ये सलाहकार बोर्ड है। अब नाम से आप देख सकते हैं ये सलाहकार बोर्ड है। अब ये जो एएसआई है ये तो सारे काम करेगा, जिम्मेदारी है इसके ऊपर, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कोई मतलब यहां पर डिक्टेटरशिप तो है नहीं, इस तरीके की हिटलरबाजी तो करनी नहीं है कि जो नियम हम बना देंगे उसी हिसाब से संरक्षित होंगे स्मारक। तो इसको भी नियम बनाने से संबंधित एक बड़ी एजेंसी चाहिए, कोई इसे सलाह दे, क्योंकि पूरे देश में ये इकलौती इस तरीके की एक संस्था है जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित जो विभिन्न स्मारक हैं उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है एएसआई। तो स्वाभाविक सी बात है इसका एक सलाहकार बोर्ड है। हालांकि ये पहले अगर हम देखें तो 2015 के आसपास, मतलब आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, ये एक एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका गठन किया गया था और ये बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव था। उस समय इसकी मीटिंग्स वगैरह होती थी। उसके बाद से लगातार 7-8 साल पहले मीटिंग होने के बाद इसकी दोबारा मीटिंग नहीं हुई। यानी कि उस तरीके से देखा जाए तो काबा के कोई विशेष सलाह जो है वो एएसआई के पास नहीं गए। लेकिन रिसेंटली इन सब योजनाओं के अंतर्गत अगर हम जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो रिसेंटली अगर हम देखें तो एएसआई फिर से एक्टिव है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए एक सलाहकार जो बोर्ड है वो भी एक्टिव हुआ होगा। तो वो जो सलाहकार बोर्ड है उसी को हम लोग काबा बोल रहे हैं, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी बोल रहे हैं। इसको अगर हम देखें तो जो भी भारत में जो संरक्षण से संबंधित, जो स्मारकों के संरक्षण से संबंधित जो भी चीज है, स्मारकों के संरक्षण की अगर हम बात करें तो स्मारकों के संरक्षण से संबंधित जो भी अनुसंधान होने हैं, अनुसंधान, और ये अनुसंधान की जिम्मेदारी किसके पास होती है, एएसआई के पास होती है। तो उस अनुसंधान को कैसे किया जाए, किन एजेंसीज का साथ ले सकते हैं, किस कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का साथ ले सकते हैं, फंडिंग कैसे होगी, किस स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, किस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो ऐसी तमाम सारी जो चीजें होती हैं, या कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इसके अनुसंधान के लिए उपयुक्त होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसमें ज्यादा सहायता प्रदान कर सकता है आपके इस रिसर्च में या उसके संरक्षण में, कौन ज्यादा सहायता प्रदान कर सकता है। इस तरीके की जो एडवाइसेज हैं, ये एडवाइसेज देने का काम इस बोर्ड का है। और ये एडवाइस किसको देता है, एएसआई को देता है। और एएसआई के बारे में मैंने आपको बताया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो पिछले साल मई 2022 में इसकी जो है मीटिंग्स हुई थी और जून 2022 में अगर हम देखें तो तकरीबन 37वीं मीटिंग इसकी शायद हुई थी, जो मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। शायद जून 2022 में इसकी 37वीं
जो मीटिंग है वो हुई थी उस समय, 37th मीटिंग हुई थी उस समय। और इससे पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 7-8 साल पहले हुई थी, तकरीबन 2015 में। तो एक तरीके से वो डोरमेंट हो गया था, तो फिर से एक्टिव हुआ ये 2022 में। और क्योंकि यूपीएससी तकरीबन 1-1.5 साल के सवालों को पूछता है संरक्षण में, अगर मान लेते हैं कि इस योजना को, स्कीम को लेकर के आया गया, तो वो एएसआई को भी टच कर सकता है, वो संस्कृति मंत्रालय को भी टच कर सकता है, वो पर्यटन मंत्रालय को भी टच कर सकता है, और स्वाभाविक सी बात है एएसआई की जो सलाहकार एजेंसी है उसको भी टच कर सकता है, जिसको आप यहां पर काबा के रूप में जान रहे हैं। अब ये जो काबा है, ये जो बोर्ड है, जो जिसको आप बोल रहे हैं सलाहकार बोर्ड, इसमें तकरीबन जो है वो 5 मेंबर्स होने की, अगर इसके मेंबर्स की बात करें, इसके सदस्यों की बात करें, तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 5 के आसपास हो सकती है, जो कि भारत सरकार की तरफ से नामित हो सकते हैं, विभिन्न सेक्टर से संबंधित, जिसमें एक पूर्व या रिटायर्ड एएसआई अध्यक्ष जो है वो रहने की बात करी गई है। पूर्व एएसआई अध्यक्ष कोई रहा हो, उसके नेतृत्व में ये बोर्ड जो है वो काम करता है। और मैंने कार्य इसके आपको बता ही दिए हैं कि किस तरीके से इसका जो है कार्य रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। एएसआई के जो पूर्व अध्यक्ष हों, या जैसे महानिदेशक जिसको बोल सकते हैं, महानिदेशक वो जो है इसमें इस मेंबर्स में, इस बोर्ड मेंबर्स में शामिल रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड हों या गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनेटेड हों, ऐसे लोग इसमें शामिल होने की बात करी जाती है। तो ये मैंने आपको काबा के बारे में भी बताया, लेकिन आपको यूपी वाला काबा नहीं याद रखना है, ये दूसरा वाला काबा है। तो आई होप कि पूरे जो आयाम हैं जो इस योजना से संबंधित हो सकते थे, वो सारे आयाम मैंने आपको ठीक तरीके से समझाए होंगे। तो अब इससे संबंधित 2 प्रश्न हैं मेरे पास में आज, और इस सेशन के अंत में इन 2 प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आपको इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने हैं। पहला लिखा हुआ है, स्मारक मित्र योजना किस मंत्रालय के अधीन चलाई जा रही है? 4 ऑप्शन है, पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। किसके अधीन चलाई जा रही है स्मारक मित्र योजना, ये बताना है आपको। इसके अलावा आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए, सीधे संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसे स्थापित करने की मदद की, या पूरे देश में सभी विरासत स्थलों पर नियंत्रण का प्रभारी है। एएसआई के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या है, कौन सा कथन सही है या है। यहां पर ऑप्शन है भी लगा लीजिए, सही है या है। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या तीनों सारे सही हैं। कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगले सत्र में जब हम आएंगे तो इसके प्रश्न के उत्तर आपको पहले देंगे, फिर अगली स्कीम के ऊपर चर्चा करेंगे। जाने से पहले मैं फिर आपको याद करा दूं, अगर आपने अभी तक इस 11 मार्च वाले बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो काफी देर कर रहे हैं आप। जरूर जल्दी से जल्दी इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच में एडमिशन ले लीजिए। 11 मार्च ये बैच शुरू हो चुका है, जिसमें एडमिशन की जो अंतिम तारीख है वो 20 मार्च है और आज हो चुकी है 14 मार्च, इसलिए ज्यादा दिन समय शेष नहीं बचे। कैसी क्लासेस चल रही हैं, 3 घंटे की जो क्लासेस हैं वो किस प्रकार की चल रही हैं, इसके डेमो वीडियोस भी आपको उपलब्ध हैं। तो आप डेमो जो वीडियो है वो भी जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्लासेस कैसी चल रही हैं उसके संदर्भ में, ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं। बाकी यूट्यूब पे हम लोगों की रेगुलर क्लासेस तो बहुत सारी हैं ही, फैकल्टीज हम ही लोग हैं, कोई नई फैकल्टी वैसे तो है नहीं कि यूट्यूब की फैकल्टी अलग हो और पेड क्लास में फैकल्टीज अलग हो। तो आपको सबको मालूम है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, आपको यकीन भी है, बहुत सारे अप्रिसिएशन भी मिलते हैं कि आप सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो यकीनन हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपने भविष्य को सही तरीके से सुचारू रूप से, जो आपने सपना देखा है भविष्य के लिए IAS बनने का या फिर यूपीएससी क्लियर करने का, तो उस सपने को साकार करने के लिए हमारे इस बैच से जरूर जुड़ेंगे। अफोर्डेबल प्राइस है, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं विरद लाइव तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस मिल जाएगा जो कि 18,999 है। अदरवाइज ये काफी महंगा मिलेगा आपको, देख ही रहे हैं आप, 30,500 के आसपास है, काफी महंगा है। उसे सस्ता किया जा सकता है और इस सस्ती फीस में आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, और भी क्वालिटी प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, कोर्स लेने में कोई दिक्कत है या कोई दूसरी चीजों की में परेशानी आ रही है, या कोई भी ऐसी जानकारी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारा
ईमेल आईडी है virat.dube@studyiq.com। इसके अलावा विरत दुबे 01 नाम से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में उपलब्ध हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको प्राप्त हो पाएगी, यहां से आप इसे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं और यहाँ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, सभी लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुना, जाना और समझा होगा। किसी भी प्रकार की समस्या आपको समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अगले सत्र में हम आपके प्रश्नों को जरूर लेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, आज लेते हैं अलविदा, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।